नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। नमस्ते। आज हम चल रहे हैं 1930s के दशक के भारत के एक गांव में शिव पूजन सहाय की एक कहानी माता का आंचल के जरिए। हमारे पास कहानी का एक अंश है जो एक बच्चे भोलानाथ की दुनिया को दिखाता है। और ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, ये एक सवाल भी उठाती है जो आज भी उतना ही जरूरी लगता है। क्या सवाल? हम सब यही मानते हैं कि जिसके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, हमारा रिश्ता उसी से सबसे मजबूत होता है। पर क्या ये हमेशा सच होता है, खासकर जब कोई संकट आता है? बिल्कुल, यही तो इस कहानी की सबसे दिलचस्प परत है। हम भोलानाथ के बचपन को देखेंगे जो लगभग पूरी तरह से उसके पिता के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ। लेकिन कहानी का अंत हमें कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इस रिश्ते की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि एक बच्चे के लिए साथ और सुरक्षा के मायने क्या होते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही होती है भोलानाथ और उसके पिता, जिन्हें वो बाबूजी कहता है, उनके एक बहुत ही अनोखे और गहरे रिश्ते से। हाँ। भोलानाथ का असली नाम तो तारकेश्वर नाथ था, लेकिन उसके पिता ही उसे भोलानाथ कहकर बुलाते थे। और ये रिश्ता सुबह आंख खुलते ही शुरू हो जाता था। हाँ, और ये कोई मामूली सुबह नहीं थी। बाबूजी उसे नहला धुलाकर पूजा पर अपने साथ बिठाते थे। अपने ही साथ। और फिर उसके चौड़े माथे पर भभूत से 3 आड़ी रेखाएं, वो जिसे त्रिपुंड कहते हैं, वो बना देते थे। सोचिए एक बच्चे के लिए कितना बड़ा अनुभव होगा। सही बात है। ये सिर्फ एक टीका नहीं है, ये एक तरह से पिता द्वारा बच्चे को हर रोज एक पहचान देना है, उसे अपनी आध्यात्मिक दुनिया का हिस्सा बनाना है। भोलानाथ नाम भी तो इसी पूरी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ लगता है। बिल्कुल, ये एक रस्म थी जो उनके रिश्ते को मजबूत कर रही थी। और ये सिर्फ घर के अंदर तक ही सीमित नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बाबूजी गंगा जी में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने जाते तो भोलानाथ उनके कंधे पर बैठा होता। हाँ। ये तस्वीर ही कितनी खूबसूरत है। एक पिता अपने बच्चे को दुनिया दिखा रहा है, सचमुच अपने कंधों पर बैठाकर। ये उस दौर के पिता की भूमिका को भी दिखाता है। पिता यहाँ सिर्फ अनुशासन या जरूरी चीजें पूरी करने वाला नहीं है। वो एक दोस्त है। एक खेल का साथी है। वो बाहरी दुनिया से बच्चे का पहला परिचय करा रहा है। गंगा जी, पेड़, मछलियाँ, ये सब भोलानाथ के लिए दुनिया का विस्तार हैं। और पिता उसके गाइड हैं। और उनके खेल, वो तो और भी मजेदार थे। हाँ, कुश्ती। कभी कभी वो कुश्ती लड़ते और जाहिर है बाबूजी जानबूझकर हार जाते ताकि भोलानाथ को लगे कि वो जीत गया है। फिर भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़कर उनकी मूंछें उखाड़ने लगता और बाबूजी नाराज होने की बजाय हंसते हुए उसके हाथ चूम लेते। ये बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक बात है। एक बच्चे के आत्मविश्वास के लिए ये एहसास बहुत जरूरी है कि वो ताकतवर है, वो जीत सकता है। हाँ। पिता उसे ये एहसास दे रहे हैं। अरे खेल खेल में वो बच्चे की दुनिया में उतरकर उसके स्तर पर आकर उससे जुड़ रहे हैं। ये रिश्ता बराबरी का और दोस्ती का बनाया जा रहा है। तो पिता तो दोस्त, गुरु, खेल के साथ ही सब कुछ है। दिन का हर पल उन्हीं के साथ बीत रहा है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में माँ कहाँ है? कहानी में उनकी मौजूदगी बहुत बहुत अलग ढंग से महसूस होती है ना? बिल्कुल। माँ की एंट्री तब होती है जब घर की बुनियादी जरूरत यानी पोषण की बात आती है, और वो आते ही पूरे माहौल को अपने हाथ में ले लेती हैं। उनका तरीका बाबूजी से एकदम अलग है। हाँ, ये बहुत मजेदार है साहब। बाबूजी भोलानाथ को फूल के एक सुंदर से कटोरे में गोरस और भात, दूध और चावल सान कर खिला रहे हैं। बच्चा जब खाने से मना करने लगता है तो माँ आ जाती है और कहती है, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। ये संवाद बहुत कुछ कहता है। एक तो ये उस समय के पारिवारिक ढांचे को दिखाता है जहाँ बच्चे को खिलाने की जिम्मेदारी आखिर में माँ की ही मानी जाती थी। अच्छा। दूसरा, माँ का मानना है कि पिता का तरीका काफी नहीं है। वो कहती है, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। दुनिया में ठौर। हाँ, उनके लिए खाना खिलाना सिर्फ पेट भरना नहीं है, बल्कि बच्चे को दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए मजबूत करना है। ये एक परवरिश का नजरिया है। और उनका तरीका कितना कल्पनाशील है। वो तोता, मैना, कबूतर के बनावटी नाम लेकर कौर बनाती हैं और कहती है कि जल्दी खा लो, नहीं तो ये उड़ जाएंगे। और भोलानाथ खा भी लेता था। हाँ, सच में इतनी जल्दी खा जाता कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं मिलता।
यहीं पर पिता और माँ के तरीकों का फर्क साफ दिखता है। पिता का तरीका सीधा है, प्यार से खिलाना। माँ का तरीका भावनात्मक और कल्पना से भरा है। वो बच्चे के मनोविज्ञान को समझते हैं कि उसे खेल में कैसे उलझाकर खिलाया जा सकता है। वो बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि कल्पना की दुनिया से बच्चे को जोड़ रही है। और ये सिर्फ खाने तक नहीं था, बच्चे को तैयार करने का तरीका भी बिल्कुल अलग था। ओहो हाँ। माँ जबरदस्ती सिर में कड़वा तेल डाल देती, काजल की बिंदी लगाती, चोटी गूंथकर उसमें फूलदार लट्टू बांध देती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर पूरा कन्हैया बना देती थी। और भोलानाथ बेचारा रोता रहता था। हाँ, सिसकता हुआ बाबूजी की गोद में बाहर आता। ये भी बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। पिता उसे बमभोला बनाते हैं, जो वैराग्य और गंभीरता का प्रतीक है, और माँ उसे कन्हैया बना रही हैं, जो चंचलता और मोह का प्रतीक है। सही बात है। और ये सब बच्चे की मर्जी के खिलाफ हो रहा है। माँ का स्नेह यहाँ जबरदस्ती वाला है, लेकिन उसके पीछे एक गहरी चिंता है। बच्चे को नजर ना लगे, वो स्वस्थ रहे। ये एक सुरक्षात्मक स्नेह है। और फिर यहाँ से कहानी एक और मजेदार मोड़ लेती है। जैसे ही वो रोता हुआ कन्हैया बाहर आता और अपने दोस्तों की टोली को देखता, सब भूल जाता था। वो सारा रोना धोना भूलकर खेल में लग जाता। और उनके खेल आज के बच्चों के खेलों से कितने अलग थे। बिल्कुल, उनके खेल उस समाज और उस समय का आईना थे। कोई बने बनाए खिलौने नहीं थे, तो उनकी कल्पना ही उनका सबसे बड़ा खिलौना थी। जैसे वो चबूतरे के कोने कोई नाटक घर बना लेते थे। मिठाई की दुकान लगती थी जिसमें गीली मिट्टी की जलेबियां बनती, पत्तों की पूरियां और फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे होते। हाँ। और सोचिए, इसमें पैसे भी ठीकरों और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के हैं। मतलब बच्चे अपनी दुनिया में बड़ों की दुनिया के नियमों को कॉपी तो कर रहे हैं, पर अपने हिसाब से। हाँ, अपने हिसाब से, बिना असली मूल्य के। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, आर्थिक सिमुलेशन है। वो समाज के लेन देन को खेल खेल में सीख रहे हैं। फिर वो घर बनाते थे जिसे घरौंदा कहते हैं। धूल की दीवारें, तिनकों का छप्पर, दिया सलाई की डिब्बियों के दरवाजे। और दावत भी होती थी जिसमें पानी का घी, धूल का आटा और बालू की चीनी होती थी। ये बच्चों की रचनात्मकता की मतलब पराकाष्ठा है। वो अपने आसपास मौजूद चीजों से ही अपनी पूरी दुनिया बना रहे हैं। सही। ये खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये उन्हें जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं। घर कैसे चलता है, दुकानदारी कैसे होती है, सामाजिक रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। हाँ, सामाजिक रिश्ते। वो तो बारात का जुलूस भी निकालते थे। हाँ, वो तो सबसे मजेदार था। कनस्तर का तंबूरा बजता, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती और भोलानाथ खुद समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाता। ये सीन सोचकर ही हंसी आती है। और जब बारात दुल्हन के घर पहुंचती और बाबूजी मजाक में दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश करते, तब सब बच्चे हंसकर भाग जाते। हाँ, ये दिखाता है कि बच्चों की दुनिया में बड़े भी शामिल थे, लेकिन एक दर्शक की तरह, एक प्रशंसक की तरह। वो बच्चों के खेल को इज्जत देते थे, उसे रोकते टोकते नहीं थे। ये परवरिश का एक बहुत ही स्वस्थ तरीका है। तो ये सब खेल तमाशे, हंसी मजाक चल रहा था, एक सुरक्षित कल्पना से भरी दुनिया। लेकिन एक दिन खेल खेल में ही एक ऐसी घटना घटी जिसने इस दुनिया को हिलाकर रख दिया। और यहीं से कहानी का मिजाज एकदम बदल जाता है। अब तक जो बचपन हमने देखा वो पूरी तरह से सुरक्षित था। हाँ, बिल्कुल। पिता का संरक्षण था, दोस्तों का साथ था, लेकिन अब पहली बार असली दुनिया का खतरा और डर उस बचपन में प्रवेश करता है। वो ये कि बच्चे एक टीले पे जाके चूहों के बिल में पानी डालने लगे। उन्हें लगा कि अंदर से चूहा निकलेगा, लेकिन निकला कुछ और। उस बिल से गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए, जैसा कहानी में लिखा है, शिव जी का सांप निकल आया। बस खेल खत्म, डर शुरू। सब बच्चे रोते चिल्लाते, गिरते पड़ते बेतहाशा भागे। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। भोलानाथ का तो पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था और पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए थे। ये एक दर्दनाक और भयानक अनुभव था। और उस डर और दर्द के आलम में भोलानाथ भागता हुआ सीधा अपने घर पहुंचा। बाहर बैठक में उसके बाबूजी हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। हाँ। उन्होंने उसे आवाज दी, उसे पुकारा, पर भोलानाथ ने उनकी पुकार सुनी ही नहीं। वो उन्हें पार करता हुआ सीधा घर के अंदर भागा। ये कहानी का सबसे निर्णायक और शक्तिशाली क्षण है। सोचिए, वो बच्चा जो अपने पिता से एक पल भी अलग नहीं रहता। हाँ, जिसने दुनिया उन्हीं के कंधों पर देखे। आज जब उस पर असली विपदा आई है,
तो वो अपने पिता के पास रुका तक नहीं, वो किसी और को ढूंढ रहा है। उसका शरीर और मन उसे कहीं और ले जा रहे हैं। ये चेतन मन का फैसला नहीं है, ये एक आदिम वृत्ति है, एक इंस्टिंक्ट है। वो सीधा दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास चला गया, जो उस समय चावल अमनिया कर रही थी, मतलब चावल साफ कर रही थी। और वो जाकर सीधा माँ के आंचल में छिप गया। और माँ की प्रतिक्रिया देखिए, उसे कांपता देखकर वो खुद भी जोर से रोने लगी। उन्होंने सब काम छोड़ दिया। कुछ नहीं पूछा। कुछ नहीं पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बस उसे सीने से लगा लिया। वो अधीर होकर उसके डर का कारण पूछ रही थी, कभी उसे जोर से गले लगाती और कभी उसके घावों को अपने आंचल से पोंछकर चूम लेती। बिल्कुल। और उन्होंने तुरंत हल्दी पीसकर उसके घावों पर लगाई। घर में बाबूजी भी आ गए। वो भोलानाथ को अपनी गोद में लेना चाहते थे, पर उसने नहीं छोड़ा। लेकिन भोलानाथ ने माँ का आंचल नहीं छोड़ा। और यही इस कहानी का सार है, और इसीलिए इसका शीर्षक माता का आंचल है। पिता का स्नेह साथ का था, खेल का था, दुनिया को दिखाने का था, वो एक साथी थे। पर जब जान पर बनाई, जब डर ने आत्मा को कंपा दिया, तो बच्चे को जो सुरक्षा, जो पनाह चाहिए थी, वो उसे माँ के आंचल में मिली। सही बात है। वो आंचल सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं था। कहानी में एक बहुत सुंदर पंक्ति है, उसने प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया नहीं छोड़ी। चंदोवा यानी एक कैनेपी, एक आश्रय। माँ का आंचल उसके लिए डर से बचाने वाली एक छत बन गया था। उस पल में पिता, जो हर वक्त साथ थे, वो असहाय से खड़े रह गए। वो प्यार तो बहुत करते थे, पर शायद उस तरह का सुकून नहीं दे पाए जिसकी भोलानाथ को उस वक्त जरूरत थी। हाँ, क्योंकि पिता का प्रेम प्रदर्शन बाहरी था, घुमाना, खिलाना, खेलना। माँ का स्नेह आंतरिक था, पोषण देना, देखभाल करना, और अब संकट में चंगा करना। हाँ। हल्दी लगाना भी एक प्रतीक है। माँ सिर्फ भावनात्मक रूप से ही नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी उसे ठीक कर रही हैं। वो एक हीलर है। संकट के समय बच्चे का मन इंस्टिंक्टिवली उसी को ढूंढता है जिसे वो अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा की ढाल मानता है। तो ये कहानी पिता के साथ और माँ की पनाह के बीच के फर्क को बड़ी खूबसूरती से सामने रखती है। पिता एक मार्गदर्शक है, एक दोस्त है जिनके साथ दुनिया को खोजा जाता है। और माँ? लेकिन माँ वो शरण स्थली है जहाँ दुनिया के हर डर और हर पीड़ा से आकर सुकून मिलता है। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि सुरक्षा की भावना शायद हमारे सबसे आदिम और गहरे रिश्तों से जुड़ी होती है। समय बिताना और साथ रहना अपनी जगह, लेकिन संकट के समय हमारा अवचेतन मन जिसे ढूंढता है, वो रिश्ता शायद सबसे मजबूत होता है। ये एक ऐसी जैविक और मनोवैज्ञानिक सच्चाई है जिसे शिव पूजन सहाय ने बहुत पहले ही अपनी कहानी में पकड़ लिया था। ये कहानी 1930 के दशक में लिखी गई थी। उस समय पिता की भूमिका ज्यादातर बाहरी दुनिया में और माँ की घर में होती थी। आज के बदलते पारिवारिक ढांचों और परवरिश की भूमिकाओं के दौर में ये सोचने वाली बात है कि क्या बच्चों के लिए सुरक्षित पनाहगाह की या प्रकृति बदल गई है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज जब माँ और पिता दोनों बाहरी दुनिया में सक्रिय हैं, दोनों बच्चे के साथ खेलते हैं, उसे खिलाते हैं, तो क्या डर लगने पर बच्चा आज भी स्वाभाविक रूप से एक ही व्यक्ति की ओर दौड़ता है? या अब चुनाव बदल जाता है? या अब चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि उस पल में कौन ज्यादा शांत और सुकून देने वाला नजर आता है। शायद आज माता का आंचल एक व्यक्ति न होकर एक एहसास बन गया है, जो माता या पिता किसी में भी मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।